हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका 28 जो नवंबर आ रहा है उसको क्या है, आपका यूपी टेट है। तो उसी से संबंधित 2017 में आपका जो यूपी टेट परीक्षा थी वो हुई थी, उसी का जो पेपर है वो सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सके। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। ठीक है, उसमें आपका बाल विकास जो आता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वहाँ से क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपके पूरे 30 क्वेश्चन उस पेपर में जो आए थे वो कंप्लीट कराएंगे इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 यानी कि 21A। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 21A में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष आयु के जो वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। पहले वाले का आप आंसर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को, जो क्रिस्मर थे उन्होंने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय, प्रोक्सवी। तो बताइए किसमें जो है क्रिस्मर ने व्यक्तित्व के जो प्रमुख प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। कृस्काय अर्थात लंबकाय, सुडोलकाय अर्थात पुष्टकाय या गोलकाय अर्थात स्थूलकाय, इन में किसने बांटा है? क्रिस्मर ने बांटा है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, क्रिस्मर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में व्यक्त किया है, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। ठीक है, लंबकाय को कृस्काय भी कहा जाता है, सुडोलकाय को पुष्टकाय और गोलकाय को स्थूलकाय कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, टीएटी का उद्देश्य, टीएटी का जो उद्देश्य है निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृद्धि का या मूल्य का? बताइए टीएटी का उद्देश्य जो है किसका मापन करने का उद्देश्य है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि अभिक्षमता का। अभिक्षमता का जो है टीएटी का उद्देश्य होता है अभिक्षमता का मापन। ठीक है, और बाकी के जो हैं बौद्धिक क्षमता, अभिवृद्धि और मूल्य जो हैं वो किसके हैं, बताइए। तो ये हैं बौद्धिक क्षमता यानी कि बुद्धि, यानी कि मानसिक और शारीरिक जो हैं मापन है वो अभिवृद्धि, मूल्य, ये हैं। ठीक है, तो टीएटी जो है, टीएटी का आशय अभिक्षमता का मापन करना होता है। टीएटी जो होती है अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। किसने निर्माण जो है सिंह एवं शर्मा ने किया था, किसका? टीएटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्मृति। संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। किससे? सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्या? अंतर्दर्शन। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है, जिसमें विद्यार्थी या व्यक्तित्व के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? एल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो किससे संबंधित है? कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास? बताइए।
यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया था? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो कब दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने? तो बंडूरा और बाल्टन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1963 में प्रतिपादित किया था। कब? 1963 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है किसके कारण? बताइए। परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, या थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। अधिगम यानी कि पढ़ाई जो हम सीखते हैं उसमें वक्र में पठार बनता है किसके कारण? बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, थकान के कारण। ठीक है। सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है, एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तो तीव्रता तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है। ठीक है। तो किसके कारण? तो थकान के कारण जो है अधिगम वक्र में पठार बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो बताइए। ऑप्शन है अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम अंतरण जो है दर्शन चित्रण परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण दर्पण जो चित्र है परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। 9 में क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बताइए। बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। किसके मापन में क्या होता है? मापन के लिए प्रयुक्त होता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयुक्त होता है। यह प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण होता है। कैसा होता है? प्रक्षेपीय प्रकार का परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्न में से कौन सा से भिन्न है? बताइए। कौन सा है? टीएटी, 16 पीएफ, या रेमन का परीक्षण, ड्रो ए मैन परीक्षण। बताइए कौन सा जो है भिन्न है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेमन का परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है? अशाब्दिक परीक्षण के लिए होता है। और टीएटी, 16 पीएफ और ड्रो ए मैन परीक्षा जो होती है व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं। ठीक है। और रेमन का परीक्षण जो होता है वो अशाब्दिक परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर मैथ का दिया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका बताइए। तो आपको माध्यिका का फॉर्मूला पता है, NY2 होता है। ठीक है। जो है माध्यिका का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कितने संख्याएं हैं? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि यहाँ पर 6 संख्याएं हैं। आप गिन सकते हैं आराम से। गिनने के बाद आप n की जगह 6 रखना है, 6/2 हो जाएगा। ठीक है। तो जो है 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी? यहाँ पर माध्यिका होगी। या फिर इसी तरीके से गिनकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि इधर भी निकाल दीजिए उतनी संख्या, उधर भी निकाल दीजिए, और बीच में जो संख्या आ रही है पहले आप क्या करना है? आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाने के बाद आपको क्या करना है? वहाँ पर संख्या देखनी है, कौन सी संख्या जो है कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर 6 संख्याएं दे रखी हैं तो 3 इधर निकाल दीजिए, 3 उधर निकाल दीजिए, यानी कि 3 लेफ्ट में, 3 राइट में, और बीच में जो संख्या आएगी वही क्या होगी? माध्यिका होगी। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 9.5, यानी कि 9 और 10 के बीच में आएगी यहाँ पर, तो माध्यिका क्या हो जाएगी? 9.5 हो जाएगी यहाँ पर। और कोई बीच का नंबर है नहीं जिसमें माध्यिका वह हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर बताइए। थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान, हैगार्टी या स्किनर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान ने क्या किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाँ भाई, गेस्टाल्टवादी जो वैज्ञानिक थे वो कॉलर और वोल्फगैंग और कुर्डकॉफ प्रमुख थे। ठीक है। तो ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो गेस्टाल्टवादी प्रतिपादक वैज्ञानिक थे वो कौन कौन थे? वोल्फगैंग, कॉलर तथा कुर्डकॉफ। ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अगला 13, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन।
यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सम्वेग जो है क्या होता है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, सम्वेग का होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर पढ़ सकते हैं। मैकडूगल के अनुसार सम्वेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही सम्वेग हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और कामुकता। ये सभी जो है रस, इस तरीके से समझ सकते हैं हिंदी में जो रस होते हैं ना, तो उसी प्रकार ये सम्वेग होते हैं, भाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 14 जो हैं क्या है, भय, भय का के स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध, क्रोध का स्थायी भाव, घृणा, घृणा का स्थायी भाव बताइए, वात्सल्य का स्थायी भाव, करुणा का स्थायी भाव, कामुकता, ये सभी जो है क्या है, सम्वेग हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही सम्वेग होते हैं। ठीक है, जब घृणा आती है तो क्या होता है, घृणा, घृणा बताइए, और क्रोध आता है तब क्रोध रस। ठीक है, तो भय होता है तब भय, भयानक रस या भय रस, भय वाला रस। ठीक है, वात्सल्य जब होता है वात्सल्य रस, करुणा जब आती है तो करुण रस। ये सभी उसी में हिंदी के जो हैं यहाँ पर नाम, वहाँ पर रस हैं, यहाँ पर क्या है, सम्वेग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहलाता है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 15वां, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो आपको बुद्धि लब्धि का जो है फॉर्मूला पता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर क्या रखेंगे, मानसिक आयु रखेंगे, मानसिक आयु कितनी दे रखी है, तो 8 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, कितने, 8 वर्ष का ही तो बालक है, तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी हो गई, 8 हो गई, और वास्तविक आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष जो है वास्तविक आयु हो जाएगी, तो 8/5। ठीक है, तो 5 से 100 काटेंगे, 20 बार कटेगा, तो 20 अट्ठे कितना हो गया, 160 हो गया, तो 160 बुद्धि लब्धि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षणों योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। यहाँ पर बताना है बुद्धि लब्धि स्तर जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर क्या कहलाता है। 70 से जो है 79 तक, या 50 से 69 तक, या 36 से 49 तक, या 35 से निम्न तक। यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अभी आपको दिखाते हैं, वो उस तरीके से करिएगा। आपके में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम टर्मन था, 1916 में, 16 के स्टैनफोर्ड ने परीक्षण, टर्मन ने 1916 के स्टैनफोर्ड के परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की थी, जो आपकी ये है। 130 से अधिक जो हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहे जाएंगे, 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि वाले बालक, 101 से 120 तक तीव्र बुद्धि वाले, 91 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच मध्य बुद्धि यानी मंद बुद्धि, और 71 से 80 के बीच अल्प बुद्धि, और 71 से कम जो हैं बच्चे वो क्या होंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक होंगे। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन जो है आपका गलत दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, पर सी जो है वो गलत है। मंद बुद्धि की बात की है, तो यहाँ पर मंद बुद्धि जो हो जाएंगे 81 से 90 के बीच में जो है बालक, तो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है गलत दे रखा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि बालक के लिए 81 से 90। ठीक है, तो आपका उस क्वेश्चन का आंसर हो गया इस प्रकार, 81 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, रॉर्सॉक इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या क्षमता। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि व्यक्तित्व जो है
यहाँ पर हो जाएगा रॉर्सॉक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया गया है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण हरमन रॉर्सा ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए व्यक्तित्व। ठीक है, तो रॉर्सॉक इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? बताइए। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। इसमें बताइए कौन सी विस्मृति का कारण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा जो है यहाँ पर विस्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है वह 19, जो क्वेश्चन नंबर है वह दे रखा है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है क्या? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने या व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? गॉर्डन, सोनेल, बर्ट हॉल या सिरिल बर्ट। तो पिछड़े बच्चों के लिए जो है शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सिरिल बर्ट ने जो है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी है। किसने? सिरिल बर्ट ने। यहाँ पर और देख सकते हैं, तो इनके लिए उन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का उपयोग किया। किसका? बैटरी परीक्षण जो है किसका? चार्ल्स स्पीयरमैन की, उसका उपयोग किया। इसी के आधार पर सन 1913 में उन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा जो है दी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्ट, सिरिल बर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उत्तम परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अभिक्षमता यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है क्या? अभिक्षमता। और विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता जो है और विवेकता, प्रमाणीकरण, व्यापकता, विशिष्टता, व्यावहारिकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी आदि क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो सभी अभिक्षमता परीक्षण की विशेषताएं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभिक्षमता परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वो क्या होती है? अभिक्षमता परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वैतत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्यागमन सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आंसर सी। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बिने ने, टर्मैन ने तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डन ने दिया था। किसने? हावर्ड गार्डन ने किया था। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। किससे? आनुवांशिकता से संबंधित होता है। ठीक है, तो बुद्धि का सिद्धांत से संबंधित नहीं होता है क्या? प्रत्यागमन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइए कौन सी एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखे हैं, एंड्रियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कौन सी? लार ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। बाकी की जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सभी क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं।
पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो पियाजे के अनुसार कौन सी जो है संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, बताइए। तो आपको पता है, तो पियाजे ने कौन कौन सी दे रखी है, संवेदी कामक अवस्था दे रखी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे रखी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी दूसरा जो दे रखा है वो है पूर्व संक्रिया की अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रिय अवस्था जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या हो जाएगी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो पहली क्या होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, यहाँ पर 4 अवस्थाएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। क्या आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से, वंशानुक्रम, वातावरण और खेल एवं व्यायाम, ये सभी भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम, निद्रा आदि जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है, बताइए कौन सा जो है बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100, वास्तविक आय इंटू बट्टे मानसिक आय, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, या ऑप्शन डी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। बताइए बुद्धि लब्धि का कौन सा फॉर्मूला जो है सही है इसमें से। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। तो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन है ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ और ड्रेवर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जोहन ड्यूवी जो है चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। कब, 1910 में दी थी। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, देखिए, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन, प्रयोग तथा सामान्यीकरण शामिल है, परंतु कल्पना शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, कल्पना जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 लिख रखा है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण है, स्मरण है या धारण है, चिंतन है। बताइए क्या है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण, स्मरण, धारण या चिंतन। ऑप्शन ए हो जाएगा विस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्य में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। बताइए मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो है पाई जाती है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात प्राकृतिक होती है। कैसी होती है, जन्मजात और प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में पाई जाती हैं
तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, यहीं तक इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।